जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस 2018 फीमेल कैंडिडेट्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। कई बच्चे इसके लिए कई दिन से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इसको डिस्कस करते समय मैं चारों ऑप्शंस की थोड़ी थोड़ी डिटेल भी बताता हूँ, वो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची डैश के 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यानी छठी अनुसूची में कितने राज्य हैं और कौन से हैं? तो इसमें ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन बी सही है। आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और इस दिन यानी ओरिजिनली भारतीय संविधान में 8 शेड्यूल्स थी। वर्तमान में उनकी संख्या 12 है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई, जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जो दल बदल निषेध से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, उसके द्वारा जोड़ी गई और यह पंचायती राज के 29 विषयों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ, उसके द्वारा जोड़ी गई और इसमें शहरी स्थानीय निकायों, जिनको नगर पालिकाओं के नाम से जाना गया है, उनके 18 विषयों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होने का आधार नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, यदि वह व्यक्ति राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का कोई पद धारण करता है। दूसरा, यदि एक व्यक्ति ने विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली है। यदि एक व्यक्ति 10वीं सूची के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यदि एक व्यक्ति को निवारक नजरबंद कानून के अंतर्गत नजरबंद किया गया है। तो ऊपर की तीनों जो बातें हैं ये अयोग्य होने का आधार हैं, जबकि चौथी बात अयोग्य होने का आधार नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 103, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक स्वतंत्र और विधिक निकाय है। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये स्वतंत्र तो है लेकिन ये एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनका उपबंध संविधान और उसके किसी अनुच्छेद में होता है। जहां तक स्टैट्यूटरी बॉडीज का सवाल है, तो ये ऐसे निकाय होते हैं जिनका गठन संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के तहत होता है। इस पर मैंने एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बी है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उपबंध है, जो 1993 के बाद एक त्रिसदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है। उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 104, उदारवाद है सिद्धांतों का एक सतत निकाय, सिद्धांतों का एक असतत निकाय, निश्चित सिद्धांतों वाला, बिना सिद्धांतों वाला। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सिद्धांतों का एक सतत निकाय है उदारवाद। उदारवाद के जनक के रूप में हम जॉन लॉक को जानते हैं, जो ब्रिटिश विचारक है और उसने संविदा सिद्धांत दिया था। ये कहा था कि 3 प्राकृतिक अधिकार हैं मानव के, वो हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। उदारवाद बेसिकली उसके 3 टाइप्स हैं। एक क्लासिकल लिबरलिज्म है, जो जॉन लॉक और इन सब से संबंधित है। दूसरा मॉडर्न लिबरलिज्म है, जो बेसिकली कल्याणकारी राज्य से जुड़ा हुआ है। और तीसरा है न्यू लिबरलिज्म। इसकी 2 धाराएं हैं। पहली धारा है ईगलिटेरियनिज्म, समतावाद, जिसमें जॉन रॉल्स और सीबी मैकफरसन मुख्य रूप से आते हैं। दूसरी धारा है लिबर्टेरियनिज्म यानी स्वेच्छातंत्रवाद, जिसमें हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक और आइजिया बर्लिन जैसे विचारक आते हैं। इनकी किताबें भी आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 105, उदारवाद एक दर्शन है हारे हुए मध्यम वर्ग का, पूंजीवादी का, फ्यूडल का, यूरोप में जीते हुए मध्य वर्ग का। तो ये ऑप्शन डी सही है, यूरोप में जीते हुए मध्य वर्ग का दर्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, उदारवाद डैश के सिद्धांतों पर आधारित है? समीचीनता, कारण यानी रीजन, अंधविश्वास या नैतिक उत्थान। तो ये रीजन पर आधारित एक दर्शन है, ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेसिडेंट के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसमें सही ऑप्शन है आर्टिकल 56 यानी ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद धारण की तिथि से 5 वर्ष के कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है और वो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन इसमें एक प्रोविजन और है जिस पे अक्सर क्वेश्चन आता है, जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है वह तत्काल उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये बात कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, यह आर्टिकल 56 में लिखी हुई है। लेकिन वो महाभियोग लगेगा कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये आर्टिकल 61 में उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108, फासिज्म, यह शब्द फासियों से आया है, उसका मतलब क्या है? तो फासिज्म इटली में पैदा हुई एक विचारधारा है और इसका जनक हम मुसोलिनी को मानते हैं। फासिज्म शब्द ये फासियों से आया है। फासियो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है ए बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी लाठियों का बंडल। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 109, दबाव समूह है राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, नैतिक संगठन, सार्वभौमिक लक्षण वाले संगठन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सार्वभौमिक लक्षण वाले संगठन। दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जो कॉमन इंटरेस्ट के आधार पर संगठित होते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो शासन और प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, दबाव समूह डैश पर दबाव डालकर अपने सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। किस पर दबाव बनाते हैं? कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर, विधायिका पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसमें सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किन्हें दबाव समूह कहते हैं? व्यापार संघ यानी ट्रेड यूनियंस, कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, उपयुक्त सभी। तो ये सभी दबाव समूह की श्रेणी में आते हैं। गैब्रियल आमंड ने दबाव समूहों की 4 कैटेगरी बताई हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है नेट वगैरह में। कौन कौन सी हैं? इंस्टीट्यूशनल, नॉन एसोसिएशनल, एनोमिक और एसोसिएशनल। तो ये बताई हैं गैब्रियल आमंड ने। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दबाव समूह द्वारा प्रयुक्त नहीं की जाती? यानी 3 ऐसी गतिविधि हैं जो प्रयुक्त की जाती हैं। यह राजनीतिक दलों का वित्त पोषण करता है, तो बिल्कुल करते हैं ये। यह प्रदर्शनों का आयोजन करता है, जी हाँ करते हैं। यह साफ साफ एक राजनीतिक दल से जुड़ जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये साफ तौर पर किसी भी एक राजनीतिक दल से नहीं जुड़ता है। एक और बात, राजनीतिक दल और दबाव समूह में काफी सारे अंतर हैं, लेकिन जो फंडामेंटल डिफरेंस है, एक डिफरेंस, वो ये है कि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करके, सत्ता में अंदर आकर उसका प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह बाहर रहते हुए ही, सत्ता से बाहर रहते हुए उसको प्रभावित करना चाहते हैं और अपने हित में फैसले कराना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, CR दास। तो 1929 का ये जो अधिवेशन है ये बहुत फेमस है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी पहली बार, और इसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में यह तय किया गया था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, और 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी को आजादी के दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था। यही कारण था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस सन में शुरू किया गया? 1930, 35, 40, 37। आपको पता होगा ये आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था। उनसे जुड़े हुए अन्य आंदोलन है 1920 का असहयोग यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 का ये सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 12 मार्च 1930 को शुरू किया था उन्होंने दांडी मार्च या सॉल्ट मार्च भी कहते हैं जिसको हम लोग। उसके बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये उनसे जुड़े हुए बड़े आंदोलन हैं। इनकी डेट कभी भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 115, दांडी मार्च को शुरू हुआ? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को शुरू, और इसमें
महात्मा गांधी और उनके 78 अनुयायियों ने 12 मार्च 1930 को एक यात्रा शुरू की थी नमक पर कर लगाने वाले कानून के विरोध में, और ये साबरमती से शुरू करके 5 अप्रैल को पहुंचे थे यहाँ पर, और 6 अप्रैल को प्रातः गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। तो ये बहुत फेमस है दांडी मार्च। क्वेश्चन नंबर 116, स्वराज दल का सचिव कौन था? तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। CR दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। क्वेश्चन नंबर 117, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस पर लाठीचार्ज किया गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई? तो ये थे लाला लाजपत राय। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, उन्हीं के आधार पर 1919 का अधिनियम आया था, और इस अधिनियम में एक प्रोविजन था, वो प्रोविजन ये था कि 10 वर्ष बाद ये जो संसदीय व्यवस्था शुरू की गई भारत में, जितने संवैधानिक सुधार किए गए, उनकी स्थिति की समीक्षा करने के लिए वो कितने प्रभावी साबित हुए, उसी 1919 के अधिनियम में एक आयोग बनाने का उपबंध था, और इसी प्रोविजन के तहत 1929 में एक कमीशन बनना था। लेकिन हुआ यूं कि चूंकि भारत में सुधारों की मांग बहुत तेज गति से चल रही थी, तो इसलिए ब्रिटिश शासन को 2 वर्ष पहले ही, यानी कि 1927, ये नवंबर 1927 की बात है, तो एक कमीशन गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, इसीलिए हम इसको साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इसमें 7 सदस्य थे, और उनकी विशेषता यह थी कि वो सभी गोरे सदस्य थे, यानी सभी अंग्रेज थे। अब भारत में सुधारों की बात हो रही है, भारतीय स्थिति की समीक्षा की बात हो रही है, लेकिन कोई भी भारतीय उसमें शामिल नहीं है, इसलिए सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया, और सबसे सशक्त विरोध किया लाला लाजपत राय ने। तो इन पर लाठीचार्ज किया गया, और 1 महीने के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट बोला था कि मुझ पर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये इससे संबंधित बातें थी। क्वेश्चन नंबर 118, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा पहली बार किस डेट को एकत्रित हुई? तो आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और चूंकि उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो यही पहली बैठक थी अविभाजित भारत की संविधान सभा की। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, जिसमें औसतन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा में आया था। कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिन्होंने मिलकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान तैयार किया। ऐसा बताते हैं कि भारत का संविधान तैयार करते समय लगभग विश्व के 60 देशों के संविधानों के अनुभव को ग्रहण किया गया है, लेकिन सबसे मेजर सोर्स 1935 का अधिनियम है, जिससे भारतीय संविधान प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 119, भारत का संविधान डैश बनाएगी संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। तो ये तो तय है कि भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया, इसके बारे में हम जान भी चुके हैं। तो ये संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ये जिसको हम मंत्रिमंडल मिशन भी कहते हैं, उसके अंतर्गत बनी थी। ये 1946 में आया था, और इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य शामिल थे। उन 3 सदस्यों के नाम थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसी योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय संविधान के प्रारूप पर सर्वाधिक प्रभाव इसका रखा गया था? तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 का रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने चुनाव का सिद्धांत औपचारिक रूप से पहली बार शुरू किया? तो इसमें सही ऑप्शन है 1909 का भारत काउंसिल अधिनियम, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले इसमें भारत सचिव हैं, और मिंटो यानी जो बाद में आ रहे हैं वो कौन है? गवर्नर जनरल हैं। वैसे ही जो 1919 का अधिनियम है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, वो उसमें मॉन्टेग्यू कौन है? भारत सचिव हैं, और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल हैं। तो 1909 का जो अधिनियम है वो इसलिए भी काफी चर्चा में था, क्योंकि उसके द्वारा ही सेपरेट इलेक्टोरेट की बात शुरू की गई थी भारत में, और मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को विधायिका में पहली बार प्रतिनिधित्व दिया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कई जगह इसका ऑप्शन ए सही दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1935 के अधिनियम के तहत जब चुनाव हुए भारत में,
तो लगभग 8 राज्यों में भारतीय लोगों की सरकार बनी थी। इसके अलावा कुछ जगह 1919 का अधिनियम दिखा रहा है, क्योंकि इसके तहत भी जब चुनाव हुए थे तो विट्ठल भाई पटेल को एक विधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो इसमें आप थोड़ा देख लीजिएगा, ऑप्शन ए ज्यादा सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 123, संविधान सभा का प्रथम सत्र में हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अवशिष्ट शक्तियां इसमें निहित की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित की थी। वर्तमान में 7वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं आते, यानी जो विषय नए होंगे, वो अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 248 संविधान में ये प्रावधान है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार, एक्सक्लूसिव राइट, भारत की पार्लियामेंट का होगा। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय संविधान इस देश की संवैधानिक प्रणाली, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का अत्यधिक अनुसरण करता है। तो इसमें सही ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। भारत में संसदीय व्यवस्था, भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया और राष्ट्रपति की शक्तियां, ये बेसिकली इसी संविधान से प्रेरित और प्रभावित हैं। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक प्राधिकार हैं जो इसके पास हैं। तो ब्रिटिश क्राउन के पास जो अधिकार हैं, यानी कि दोनों ही, भारत का राष्ट्रपति भी और ब्रिटिश सम्राट भी, ये दोनों ही नॉमिनल हेड हैं। आपको पता होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पर 2 हेड होते हैं। एक होता है नॉमिनल हेड जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और दूसरा होता है रियल हेड जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो भारत में हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति, ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट वहां का क्राउन, किंग हो या क्वीन हो, और इसके अलावा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भारत में प्रधानमंत्री और ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 127, प्रियम्बल में सोशलिस्ट शब्द जोड़ने का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन डी सही है, आय और जीवन के स्तर व मान से असमानता को हटाना। आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रियम्बल में संशोधन किया गया था, जो आज तक का संविधान की प्रस्तावना में किया गया एकमात्र संशोधन है। और उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, क्रमशः सोशलिस्ट, सेक्युलर और नीचे एक शब्द जोड़ा गया था इंटीग्रिटी, अखंडता। क्वेश्चन नंबर 128, मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित कोई विवाद इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही है, या तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनके संबंध में ये विशेष व्यवस्था है कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था या तो स्वयं राज्य भी यदि वायलेट करता है किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को, तो आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जाकर प्रोटेक्शन मांग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग स्थितियों में 5 रिट जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ और कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को गारंटी देता है। तो पहला कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है, और कानूनों का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है। तो ये इसमें सही ऑप्शन है कि ये प्राकृतिक व कृत्रिम सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। चिरंजी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी नाम का एक बात था, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो अधिकार है ये कृत्रिम व्यक्ति यानी कॉर्पोरेशन वगैरह जो होते हैं उनको भी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 130, पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को आवेदन करने से तुरंत पहले न्यूनतम इतने वर्ष भारत में निवास करना अनिवार्य है। तो ये अवधि है 5 वर्ष। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर यथा योग्य प्रतिबंध लगा सकता है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार नागरिकों को, लोगों को दिए गए हैं वो निर्बाध नहीं है, उन पर कुछ प्रतिबंध हैं, और उन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है वो भारत की संसद को है। आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं, ये व्यवस्था थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो 1979 को लागू हुआ, और ये संशोधन किया था जनता सरकार ने। आपको पता होगा कि जनता सरकार केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो उसने ये संशोधन पारित कराया था,
और उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको आपातकालीन स्थिति में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है। पोषण का स्तर बढ़ाना, ये भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, ये बेसिकली मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है और ये 8वां मौलिक कर्तव्य है जिसमें लिखा गया है कि मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन व सुधार की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य होगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 133, लोकतंत्र इस पर आधारित एक राजनीतिक प्रणाली है। सामान्यतः राजनीतिक कार्यों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर आधारित, बिल्कुल ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर आधारित, ये भी ठीक है। राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों के पार्टिसिपेशन पर आधारित, तो उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 134, फासीवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है जो यहाँ उपजा, तो ये उपजा था इटली में और इसका जनक हम मुसोलिनी को मानते हैं। फासीवाद बेसिकली एक ऐसी विचारधारा है जो एक नेतृत्व में विश्वास करती है और लोकतंत्र की विरोधी है। मौलिक अधिकारों, स्वतंत्रता और न्याय जैसी बातों के लिए वहां कोई स्थान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 135, नागरिक सेवाएं सिविल सर्विसेज का इंपोर्टेंस इसके कारण बढ़ गया है। कानून और व्यवस्था की आवश्यकता के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, राज्य गतिविधि बढ़ने के कारण, नियमों और विनियमों की जटिलता के कारण। तो आपको पता होगा जब से स्टेट एक वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हुआ है पुलिस स्टेट से, तब से सिविल सर्विसेज का इंपोर्टेंस बढ़ गया है। उनके चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं, उनकी काम की प्रकृति में भी परिवर्तन आया है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 136, अरस्तु के अनुसार राज्य का अंत है आर्थिक, विधिक, सामाजिक, नैतिक, यानी उनका एंड क्या है, उद्देश्य क्या है? तो ये बेसिकली जो यूनानी विचारक हैं ये सभी राज्य का आधार नैतिक मानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137, कौन सा यूएसए में उच्चतम कानून है? तो ये फंडामेंटल लॉ होता है किसी भी देश का संविधान। संविधान की परिभाषा ही है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, तो ये ऑप्शन बी सही है। किसी भी देश में जो संविधान है, संवैधानिक कानून है, वो ही उच्चतम कानून होता है और सभी कानून उसके अधीन ही बनते हैं, उसका कोई भी कानून वायलेशन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? GW हीगल सांस्कृतिक अधिकार, जर्मी बेंथम विधिक अधिकार, जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकार, इमैनुअल कांट नैतिक अधिकार। बेंथम के बारे में हम काफी वीडियोस में बात कर चुके हैं, वो विधिक अधिकार का समर्थक है और ये मानता है कि राज्य में ही कानून के माध्यम से ही अधिकार संभव है। प्राकृतिक अधिकारों को वो कोरी बकवास कहता है। जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था में, यानी जहां पर कोई स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है, वहां पर भी 3 अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की। इमैनुअल कांट की किताब है परपेचुअल पीस 1795 की, उसने भी नैतिक अधिकारों की बात की है, तो इसमें ऑप्शन ए गलत है। हीगल बेसिकली ये कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। वो एक आदर्शवादी विचारक है जर्मनी का, सांस्कृतिक अधिकारों से वो नहीं जुड़ा हुआ है। कल्चरल राइट्स की यदि हम बात करेंगे, मल्टीकल्चरलिज्म की, तो उससे विल किमलिका का नाम जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 140, नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागरिकता एक व्यक्ति को एक राजनीतिक समुदाय की सदस्यता प्रदान करती है, बिल्कुल ठीक बात है। लोकतांत्रिक समाज में एक नागरिक वह है जो राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी कर सकता है, बहुत ठीक बात है। मतदान के अधिकार का प्रयोग करना एक लोकतांत्रिक समाज में एक नागरिक होने के लिए एक आवश्यक शर्त है। तो मतदान का अधिकार प्राप्त तो होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लेकिन उसका यूज करना मैंडेटरी हो ऐसा नहीं है। डी चौथा, अधिकांश लोकतंत्र आजकल केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करते हैं जो उनके ही क्षेत्राधिकार में जन्मे हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी सही जो इसमें बातें हैं वो एक तो 1 और 2, तो ऑप्शन डी सही हुआ, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 141, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी परिकल्पना कौन से सिद्धांत का समर्थन नहीं करती है? तो इंटरनेशनल रिलेशंस में यथार्थवाद से जुड़ा हुआ विचारक का नाम है हेंस जे मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ ने 1948 में एक किताब लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। जहां तक न्यू रियलिस्ट की बात है, यानी कि नव यथार्थवाद की, तो उससे केनेथ बॉल्स का नाम जुड़ा हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मॉर्गेनथाउ बेसिकली उसको शक्ति के लिए संघर्ष बताता है
जहां आदर्शवादी सहयोग की बात करते हैं वहीं यथार्थवादी संघर्ष को ज्यादा महत्व देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्र राज्यों के मध्य होने वाले निरंतर संघर्ष के रूप में ही परिभाषित करते हैं। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए, राज्य का बने रहने सहयोग की रणनीतियों के अपनाने से गारंटी शुदा हो जाता है। तो सहयोग की बात तो वो करते ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही इसमें सही आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मुख्य अभिनेता संप्रभु राज्य हैं, ये ठीक बात है यथार्थवाद के हिसाब से। राज्य अपने हितों को साध रहे राष्ट्रीय अभिनेता हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक राज्य के अधिभावी लक्ष्य उसकी रक्षा और अस्तित्व है, बिल्कुल ठीक बात है, यानी प्राथमिक जो उद्देश्य हैं वो यही है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142, व्यक्ति का राज्य के अधीन होना निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? फासीवाद, समाजवाद, फ्यूडल सिद्धांत, रूढ़िवादी सिद्धांत। तो फासीवाद बेसिकली इसका सही आंसर है, क्योंकि जितनी भी ये विचारधाराएं हैं जो बेसिकली सर्वाधिकारवादी हैं तो वो व्यक्ति को राज्य के अधीन कर ही देती हैं। क्वेश्चन नंबर 143, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समाजवादी राज्य में बंटन का सिद्धांत है? तो बेसिकली दो सिस्टम है ये, एक तो समाजवादी सोशलिस्ट सिस्टम और दूसरा साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट सिस्टम। तो सोशलिस्ट सिस्टम में जो आवंटन का आधार है वो है प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। जहां तक साम्यवाद का सवाल है तो उसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, योग्यता के अनुसार प्रत्येक से और आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक को, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो साम्यवाद का यदि पूछे तो ऑप्शन बी सही है, समाजवाद का यदि पूछे तो ऑप्शन सी सही है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को फासीवाद अस्वीकार करता है? अधिकार और स्वतंत्रताएं, प्रजातीय या राष्ट्रीय सर्वोच्चता, नेता के प्रति आज्ञाकारिता और व्यक्ति वफादारी, जैविक एकजुटता। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, क्योंकि अधिकार और स्वतंत्रता की बात फासीवाद में नहीं होती है। फासीवाद बेसिकली कॉर्पोरेट स्टेट की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 145, ब्रिटेन में धार्मिक अवनति संघवाद की कमी रह गई, यह निम्नलिखित में से किसकी सर्वोच्चता के कारण हुआ है? डिवोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के कारण। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, आप जानते हैं, और डी लॉम्ब का एक कथन है, डी लॉम्ब का, कि ब्रिटिश संसद वो सब काम कर सकती है जो प्राकृतिक दृष्टि से असंभव नहीं है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। अमेरिका में कहीं ना कहीं न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति है, लेकिन भारतीय संविधान में मिड मार्ग है, यहाँ पर ना संसद सर्वोच्च है ना सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, बल्कि सर्वोच्च यदि कोई है तो भारत का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं, आर्टिकल 148 में इसके पद का प्रावधान है और इसको केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो इसमें उसकी रिपोर्ट की जांच करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा या सार्वजनिक लेखा समिति। संसद की 3 वित्तीय समितियां हैं, पहली ये लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरी है एस्टीमेट कमेटी प्राक्कलन समिति, और तीसरी है पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी लोक उपक्रम समिति। क्वेश्चन नंबर 147, यूरोप के कुछ आदर्शवादी समाजवादियों ने व्यक्तियों को डैश उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक जीवन में प्रयोग किए। तो ये जो कल्पना लोक के समाजवादियों से संबंधित क्वेश्चन है, बेसिकली चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ओवन और सेंट साइमन, इनके नाम जुड़े हुए हैं। और भी कुछ विचारक हैं, ये क्वेश्चन मैंने आज अपना कम्युनिटी टैब पे भी डाला हुआ है, उसको भी आप देखा करिए और क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया कीजिए। तो इन्होंने साझी संपत्ति को लेकर के प्रयोग किए थे, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 148, वस्तुनिष्ठ संकल्प को 1973 संविधान का एक भाग इस सन में बनाया गया, 1985 में। ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है, आप लोग गूगल करिएगा तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, आनुपातिक प्रतिनिधित्व हेतु एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसके द्वारा सुझाई गई। तो ये थॉमस हेयर के द्वारा सुझाई गई थी, इसीलिए इसको हम हेयर प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। और इसने 1859 में एक किताब लिखी थी, द इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 150, सम्मिलित उत्तरदायित्व यानी कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत इसका एक लक्षण है। तो ये सिद्धांत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक लक्षण है, जिससे संबंधित एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मंत्रिमंडल के सदस्य
एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, राजनीतिक में संप्रभुत्व की संकल्पना पहली बार इसके द्वारा लाई गई। तो संप्रभुता की संकल्पना का पहला प्रतिपादक जीन बॉडिन, जिसको बोंदा के नाम से हम लोग जानते हैं, वो फ्रांसीसी विचारक है, उसने दी थी और इसने एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात की थी। उसकी किताब है 6 बुक्स ऑन रिपब्लिक, जिसको उसने 1576 में लिखा था। नागरिक सरकार पर 2 संधियां, 2 ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसके द्वारा लिखी गई। तो लिखी गई थी 1689 में जॉन लॉक के द्वारा। इसकी दूसरी किताब है एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 1695, एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 153, यथार्थ वसीयत और वास्तविक वसीयत। देखिए कितना गलत ट्रांसलेशन है। ये है एक्चुअल विल और रियल विल में अंतर किसके द्वारा किया गया? तो ये रूसो के द्वारा किया गया था। उसने 2 प्रकार की विल बताई थी मनुष्य की। पहली रियल विल जो आमतौर पर जन कल्याण, समूह कल्याण पर आधारित होती है। दूसरी एक्चुअल विल जो कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ और आवेश पर आधारित होती है। तो जो रियल विल है उसका योग ही उसने सामान्य इच्छा माना था और उसने सामान्य इच्छा को ही संप्रभु बताया था। इसलिए वह पॉपुलर सॉवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता या प्रभुसत्ता का पहला प्रतिपादक है। वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है और ये कहता है कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो 5 साल में एक बार ही स्वतंत्र होते हैं, बाकी वो जिस दिन मतदान करते हैं, अन्यथा वो गुलाम ही बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, आनुपातिक समानता के सिद्धांत की उद्घोषणा इसके द्वारा की गई थी। तो इस सिद्धांत की घोषणा की गई थी अरस्तु के द्वारा। अरस्तु बेसिकली वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए जाना जाता है, जिसकी बात आजकल जॉन रॉल्स ने की है। और रूल ऑफ लॉ की पहली बार बात करने वाला विचारक अरस्तु था। उसने कहा था कि विधि आवेश से रहित विवेक है। जहां प्लेटो एक दार्शनिक राजा के शासन की बात कर रहा था, किसी एक व्यक्ति के शासन की बात कर रहा था, वहीं अरस्तु ने, जो उसका शिष्य था, विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की बात की थी। यद्यपि एक सिद्धांत के रूप में उसको प्रतिपादित किया ब्रिटिश विद्वान ने, जिनका नाम था A.V. डाइसी। उन्होंने एक किताब लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की, यानी सभी व्यक्ति विधि के अधीन होते हैं, विधि से शासित होते हैं और विधि ही शासन करती है, कोई व्यक्ति शासन नहीं करता। यानी कि एक चपरासी से लेकर के और प्रधानमंत्री तक सब विधि के अधीन होंगे। क्वेश्चन नंबर 155, अधिकतम संख्या में अधिकतम प्रसन्नता के अर्थ में न्याय की संकल्पना इसके द्वारा जोड़ी गई। तो मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। जेरमी बेंथम एक ब्रिटिश विद्वान है, कानूनविद हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। यद्यपि ये बेसिकली उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, तो इसमें बेंथम होना चाहिए था, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 156, प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद के बारे में, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतरीन राष्ट्र को प्राप्त करने के लिए राज्य नियंत्रित व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल। वो एक श्रेष्ठ संतान पर बहुत जोर देता था। प्लेटो ने परिवार को एक बाधा माना है, ये बिल्कुल ठीक बात है। गर्भपात कड़ाई से प्रतिबंधित था, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन से मार्क्सवाद के तत्व हैं? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जी हाँ है। अधिशेष मान यानी सरप्लस वैल्यू की संकल्पना, ये भी है। डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म, ये भी है। तो ये जो ऑप्शन डी है ना, ये गलत फ्रेम हुआ है। इसमें होना चाहिए था कि उपरोक्त सभी, जबकि इनमें से कहा गया कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बेसिकली ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ये तीनों जो सिद्धांत हैं ये मार्क्सवाद के तत्व हैं। लॉक के अनुसार लोगों के नेचुरल राइट्स हैं, तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 159, यूएस के संविधान में किस संशोधन ने राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 कार्यकाल तक सीमित कर दिया? तो ये था 22वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 160, नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण इसके दर्शन का मुख्य विचार है। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। बेसिकली ये मैकियावेली का विचार है, जो प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक भी है। राष्ट्र राज्य के अर्थ में पहली बार राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला विचारक मैकियावेली ही है। उसने स्टैटो शब्द का इस्तेमाल किया है। एक इटालियन विचारक है जो नैतिकता और राजनीति को अलग कर देना चाहता है। वो कहता है कि निजी जीवन में बेशक नैतिकता का कोई स्थान हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को राजनीति के अधीन ही रहना होगा।
क्वेश्चन नंबर 161, मार्क्स और एंजल्स ने प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र इस सन में निकाली। तो ये 1848 में निकाली थी। बड़ी फेमस किताब है, बहुत छोटी है साइज में। और इसका पहला स्टेटमेंट है कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। आज तक के विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 162, आधुनिक राजनीतिक विचार इसके साथ शुरू होता है। हम डिस्कस कर चुके हैं, मैकियावेली के साथ शुरू होता है। 1513 की उसकी किताब है दी प्रिंस, जिसमें उसने शासक को कुछ निर्देश दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 163, ग्रीक लोगों के अध्ययन का केंद्र था ये वाला नगर राज्य, तो बेसिकली एथेंस इनके अध्ययन का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 164, मनुष्य प्रवृत्ति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मैन इज बाय नेचर ए सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। ये अरस्तु ने कहा था अपनी पुस्तक दी पॉलिटिक्स में। और उसने एक बात कही थी कि यदि कोई ऐसा है जो ये कहता है कि उसे राज्य की जरूरत नहीं है या वो राज्य से बाहर रह सकता है, तो ही इज आइदर गॉड और बीस्ट। वो या तो ईश्वर भगवान है या कोई जंगली जानवर। क्वेश्चन नंबर 165, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है G.H. सेबाइन। सेबाइन की ये बड़ी फेमस किताब है, आप लोग याद रखिएगा, इसको पढ़ भी सकते हैं। 1937 में ये प्रकाशन में आई थी। क्वेश्चन नंबर 166, 1058 ईस्वी सदी में जन्मे एक मुस्लिम दार्शनिक अबू हामिद बिन मोहम्मद को सामान्यतः इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है, अल गजाली। क्वेश्चन नंबर 167, J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी नामक प्रसिद्ध पुस्तक इस वर्ष में लिखी थी। ये लिखी थी इन्होंने 1859 में। ऑप्शन सी सही हुआ। 1861 में इनकी किताब आई थी कंसीडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और 1869 में किताब आई थी सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। तो ये इनकी बड़ी फेमस किताबें हैं। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एक बच्चे ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि हम बेशक छोटी छोटी वीडियोज अपलोड करें, लेकिन रेगुलर आए तो रेगुलर लर्निंग बनी रहे। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 168 से आगे तक डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 3 पार्ट्स में ये आ जाए और रेगुलर एक पार्ट अपलोड हो। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उस पर सबसे ऊपर ऑल का एक ऑप्शन आता है, उसको टिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक खुद पहुंच जाएगा और हमको शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।